ये रहा। चलो। जस्ट 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट, थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग एक अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट जीके वाली क्लास तो चलो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, चलता था। लेकिन मैं चाहूंगा इस यहाँ से अब जितनी भी आगे की रिकॉर्डिंग्स हों वो सबको मैं यूट्यूब पे अपलोड करना चाहूंगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, भूल गया था इस चीज़ को करना। जूम की तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, बट अगर नेटवर्क इश्यूज रहा तो भी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे सब सारा मटेरियल रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए मैं उसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ 1 मिनट। हम्म। सबको आवाज जा रही है ना प्रॉपर तरीके से? यशवर्धन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी सर, गुड मॉर्निंग जानवी। गुड मॉर्निंग। ये बताओ जरा मुझे, क्या ये मैसेजेस सबके डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं क्या? जो आप लोग मैसेज कर रहे हो मुझे गुड मॉर्निंग, क्या और भी जो बच्चा कर रहा है वो मैसेज डिस्प्ले पर शो हो रहा है क्या? अदनान सर भी लाइन में आने ही वाले हैं। फोर्टीन स्टूडेंट बिना लिंक शेयर किए आए हुए हैं। इन लोगों को ये सब अच्छे बच्चे हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं लिंक शेयर करूं तभी आए, जबकि आईडी और पासवर्ड आज तक मैंने चेंज नहीं किया है, वही स्टार्टिंग से आज तक है। और इसी वजह से नहीं चेंज करता, ये जानने के लिए कि कौन सा बच्चा सच में आना चाहता है, क्लास लेना चाहता है। अदनान सर गुड मॉर्निंग, आ गए आप। बस। बच्चों स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट रुके रहना आप लोग।
तो आजा बच्चों, अभी क्लास करते हैं स्टार्ट, है ना। सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए। आज मुझसे एक बायो, जो कि शायद बच्चे पहली बार पढ़ने के लिए जा रहे होंगे मुझसे, है ना। आज ठीक प्राइवेसी लगी है। हाँ, आज कोई किसी को मैसेज नहीं कर पाएगा, ना ही कोई छेड़छाड़ कर पाएगा डिस्प्ले के साथ में। जैसे ही डिस्प्ले की शेयरिंग करूंगा, वहां से तुरंत ही वो ऑप्शन में बंद कर देता हूँ जो बच्चे गोदागाई करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना, टाइम क्योंकि कंक्लूड होता रहता है। हम्म। तो बच्चों एक बार मुझे ये बताओ, क्या आवाज और डिस्प्ले ये दोनों अच्छी तरीके से शेयर हो रहा है? आवाज और डिस्प्ले दोनों अच्छी तरीके से जा रही है? हाँ तो ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ का आज का लेक्चर हमारा जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। और पूरा का पूरा आज से हम एक सीक्वेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा यूनिट बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारे साथ, यानी हम ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिम्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होता है। हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के सीक्वेंस में आइए स्टार्ट करते हैं। सेल। देखिए, सबसे पहले सेल को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं आपको ये बताऊं, कोई भी बड़ा से बड़ा विशाल का है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी जीव जंतु है, उसका कनेक्शन यानी उस बॉडी का पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होता है सेल पर। उसी सेल की वजह से वो बॉडी चलती है। अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करो, जिनमें जीव नहीं, जान नहीं होता, उसकी बात करो तो उसमें लगाते हैं एक बैटरी, जिस बैटरी के थ्रू उसमें मूवमेंट आता है, वो किसी चीज को कर सकता है। कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते होगे, खिलौना, वो चलता होगा उस चीज। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, इसी तरीके से एक नेचुरल सेल अटैच होता है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डेली ही डेली हमारी बॉडी के अंदर से मरते हैं। और वो मरने से पहले अपना काम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होती है उनको सौंप करके जाते हैं। यानी ये प्रोसेस डेली होता रहता है, डेली ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और पैदा होते रहते हैं, लेकिन मरने से पहले ये अपना काम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप कर जाते हैं। तो आइए इसी के सीक्वेंस में देखते हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट से रिलेटेड चीज, जो कि आप लोग को याद करने वाली चीज है। और आज मैंने फर्स्ट स्लाइड पर ही कुछ डाटास के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा है जो आपको याद करने हैं। मैंने इसका पूरा पूरा नाम रखा है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जिसकी वजह से हमारी लाइफ आज पॉसिबल है, वही चीज है सेल। सेल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। कह रहे हैं इसके बारे में स्टडी करने को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। कलर चेंज कर लूं, एक मिनट, हाँ चलो। कह रहे हैं कि सेल के बारे में डिटेल में पढ़ने को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। देखिए ये लास्ट का जो लॉजी है, इतने को पकड़िए पहले तो। देखिए, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी करना किसी भी चीज के बारे में। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, है ना। एक मिनट मैसेज देखूं, आवाज नहीं आ रही है अदनान सर हमारे पास। बच्चों आवाज जा रही है? अदनान सर के पास आवाज नहीं जा रही है? सबके पास आवाज जा रही है अच्छे से? अच्छा, हाँ सर सबके पास जा रही है। आप थोड़ा सा कनेक्शन देखिए अपना, फिर से कैंसिल करके फिर से आइए, है ना। चलो ठीक है, मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहता, आओ देखते हैं फिर से फ्लो में। कह रही है लॉजी है, इसका मतलब होता है स्टडी करना। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, तो वहां का मतलब होता है इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना। इसी तरीके से यहाँ पर साइटोलॉजी है, इसका मतलब है सेल्स के बारे में स्टडी करना। इतनी बात क्लियर। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो कि इंडियंस है वो हमारे हैं AK शर्मा, नाम से ही लग रहा है। बाकी कह रहे हैं जो सेल थ्योरी, अब ये सेल थ्योरी है क्या, इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी जान लीजिए कि सेल थ्योरी को किसने दिया, सैडेन एंड सेवन ने दिया सेल थ्योरी को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, जिस किसी का भी चीज मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने को, तो इस पे जो मैं एरो वगैरह करके जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ उसे मैं हटाऊंगा, और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं
कि सेल और सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा सेल थ्योरी, इसके शॉर्ट लेना है आप लोग को, ले लो फटाक से। हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए सेल थ्योरी, यहाँ पर आते हैं इन दो लोग को तो आप पहचान लो अच्छी तरीके से, क्योंकि इन्होंने ही क्या, एक है ये एंडरसेवन, एक है सवन, ये दो लोग जो मिल करके हमारे यहाँ पर सेल थ्योरी को इन्होंने ही बताया कि आखिर में सेल थ्योरी है क्या, ये कहती क्या है। बच्चे मैसेज कर रहे हैं, एक मिनट। आदित्य पांडे कम बैक, अच्छा बच्चों, जब मैं कुछ पूछूं तब आप लोग मैसेज करो, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स पे जाता हूँ, वहां से मैसेज बॉक्स ओपन करता हूँ तो मुझे मैसेज दिखाई देता है। उसके पहले अगर आप लोग मैसेज करते हो, मुझे ये लगता है क्या पता आवाज सही तरीके से नहीं जाती हो, इसलिए आप मैसेज कर रहे हो, तो बीच में मेरा फ्लो टूटता है ना। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि जब मैं कुछ पूछूं या कोई प्रॉब्लम हो तब आप लोग मैसेज करो, ठीक है। अच्छा, आइए बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस कंटेंट को लेके आने के लिए, जिसको जिस तरीके से पढ़ना है वो उस तरीके से पढ़ सकता है। जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें सेल से मिलकर के बनी होती हैं। वो माता और पिता के शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलकर के जिस जाइगोट का वो सिंगल यूनिट सेल जिस जब बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो जो जाइगोट बनता है उसके फर्दर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, जाइगोट्स का डिविजन्स होगा, जिसके थ्रू वो एक सेल अलग सेल में अलग सेल में करते करते तमाम सेल में वो ब्रेक होता है, उसके बाद जाकर के बॉडी का ऐसा ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो सेल के लिए सेल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है ना। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो बॉडी क्या होगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है किसी बॉडी के ग्रोथ के लिए। ग्रोथ ग्रोथ का मतलब, अगर आप हाइट की ग्रोथ देखो या बॉडी की ग्रोथ देखो या मेंटल ग्रोथ देखो, कुछ भी देखो, जिस तरीके से आपको ग्रोथ का वर्ड जो कुछ भी पता हो ना, वहां पर सेल इन्वॉल्व है। इतनी बात क्लियर। सेल्स अराइजेस फ्रॉम द सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अगर 46 एक जो ह्यूमन बींग्स होता है, जो एक स्वस्थ ह्यूमन बींग्स होगा, उसके अंदर में 46 सेल्स पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्री यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वहां से क्या होता है, अगर वो आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में भी टोटल 46 गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। और अगर उनसे कम ट्रांसफर हो, है ना, यानी फादर और मदर दोनों का 23-23 गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो 23-23 मिलकर के किसी एक नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन अगर उस 46 से वो कम ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेसोसिस। और ये ट्रांसफर होना ही तो एक तरीके से, जब ये ट्रांसफर होंगे तभी तो क्या ह्यूमन बींग्स आगे बढ़ेंगे। मतलब ह्यूमन जनरेशन 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 ये ऐसे चलता रहता है, जिसके थ्रू हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर आते हैं, बिकॉज ऑफ सेल। देखिए सेल जनरेशन जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी जो आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर सेल ना होता तो मैं भी ये भी काम ना कर पाता। आगे चले। देखिए थोड़ा सा ये सेल के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज था, है ना। ये जो भी इनके बारे में डाटाज है, अगर आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद क्लास खत्म हो जाने के बाद एक बार आप लोग फिर से इसको रिवीजन कर लो। आज मैं दो टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। एक होता है, अब ये बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। हाँ, दो टॉपिक मतलब मेम्ब्रेन और वॉल वॉल मेम्ब्रेन। देखते हैं, दो चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात चलते हैं सेल स्ट्रक्चर की। कुछ चीजें यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है मैंने, ताकि मुझे यहाँ पर टाइप ना करना पड़े, तो टाइप करके नहीं लिखा है, बस पेन से कोशिश करके लिखा गया है यहाँ पर, है ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए ये भी चीज बहुत ही रेयर होता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंटेंट एक साथ मिल जाए, बट मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट आपको एक साथ प्रोवाइड करने का। तो आई होप कि ये चीज अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। सॉरी। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। तो आइए अब हम चलते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखिए सेल को पढ़ते समय आप स्टार्टिंग में मन में एक इमेज बनाइए, जो होती है दूध की थैली। हाँ, जिस पाउच में दूध आता है पैकेट में, उसे हम कह रहे हैं सेल। आप इमेजिन करिए कि वो दूध की थैली ही आपका सेल है। क्यों? क्योंकि जो दूध के ऊपर वाला वो जो लेयर होता है ना, अब उसे हम बात करते हैं, वो है मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन का मतलब तो सिंपल भाषा में होता है झिल्ली, यानी कहने का मतलब पन्नी।
ठीक है, यही आप जानिए, पन्नी, झिल्ली, मेम्ब्रेन, ये सब चीज एक ही है। तो सेल का ऊपर का जो पाउच होता है वो होता है मेम्ब्रेन। तो इसी तरीके जैसे दूध का ऊपर का वो प्लास्टिक जो कवरिंग होती है जिसके थ्रू दूध के उसके अंदर में रखा होता है, तो वैसे ही सेल भी है। सेल के अंदर में जितना भी माल मसाला है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ सेल के अंदर में है। सेम इसी तरीके से वो दूध की थैली के अंदर में भी क्या सिर्फ दूध होता है, हायर अमाउंट ऑफ H2O यानी जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और क्या होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होते हैं, सब कुछ तो होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो अंदर में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये सब कुछ माल मसाला जो भी है इधर हमारे सेल के अंदर में पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर कोई आपस में अपने में बहुत यूनिक है ना? आज तक इतना टाइम बीत गया, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक सेल, जहां हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन एक सेल इतनी टेक्नोलॉजी मिलकर के नहीं बना पा रही है। और वो एक सेल बनाने के लिए एक एक बड़े बड़े घर से, मतलब हमसे बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो जो भी सेल का वो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक सेल बनाने में आज की टेक्नोलॉजी को ऐसा हो रहा है कि आज तक कोई बना नहीं पाया इस सेल को, और एक सेल बनाने में हमसे बड़ी-बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। सोचिए आप कितने यूनिक हैं, ठीक है? आपकी यूनिटी क्या है कि आपका ये फिंगरप्रिंट कोई और नहीं पा सकता, है ना? आपकी आई सेंस कोई नहीं कैप्चर कर पाता, है ना? और आपका ये कलर, आपका ये बोलना, आवाज, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? सेल पे। और एक सेल ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं होता है। एक सेल इतना छोटा होता है कि आप उसे ऐसे देख भी नहीं सकते। आपको देखने के लिए उसे क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, उसका यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप, हाँ, उसका यूज करते हैं एक सेल को देखने के लिए। और एक सेल के अंदर में ये सारी की सारी चीजें, माल मसाला भरे होते हैं। सोचिए इतना छोटा होने के बावजूद ये हम उसे क्या कर रहे हैं, अंदर की चीजों को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें माइट्रोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रेटिकुलम, ये सब कुछ उस एक सेल के अंदर में आता है। तो कितने यूनिक हो आप, इस बात को पहले समझिए। क्योंकि आपके अंदर ऐसे एक दो तीन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ क्या है, सेल्स है। ठीक है? कुछ इमेज बनी सेल को पढ़ने के लिए, कुछ इंटरेस्ट आया कि सेल को हम क्यों पढ़ें? जरा बताओ बच्चों, कुछ इमेज बन रही है कि सेल हमारे लिए, यानी हम खुद के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारा अस्तित्व खुद में कितना है? बच्चों मैसेज करो जल्दी से। हम्म, ठीक है। ब्यूटी, थम्स अप, अनवी, यस सर, रिया सिंह, यस सर। ठीक। आई होप कि आज सबके पास आवाज बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। और मेरा ये होता है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग करने से, चाहे वो मैथ हो, ग्रामर हो, कोई भी चीज हो, चैप्टर को स्टार्ट करने से चैप्टर में इंटरेस्ट बनाओ, ताकि चैप्टर के सारे टॉपिक को वो स्टूडेंट अच्छे से रीड करे, है ना? कोई भी टॉपिक छूटे तो स्टूडेंट को लग जाए आज मैं एक दिन क्लास नहीं अटेंड किया, मेरा ये टॉपिक छूट गया, क्योंकि मैंने उसके लिए बेस, वो वहां पर उसके लिए अट्रैक्शन मैंने वो फर्स्ट क्लास में दे दिया है, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रहा है। ठीक। आपको एक और चीज बताऊं, चलिए अभी आगे वो चीज मिलेगा फिर बताता हूँ, ठीक है? अंशिका जायसवाल, यस सर, वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे, साक्षी, यस सर। तो देखिए, अब बात आती है किसकी? बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। ये देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोनों एक चीज कहीं नहीं मिलेगी जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपोनेंट एक साथ मिल जाए, तो ये रेयर केस होता है, मैंने पहले ही कहा कि एक साथ मिल जाए, है ना? तो आइए अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? ये देखिए, ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये मैंने कहा था दूध की जो पैकेट होती है, उस पैकेट को आप समझो मेम्ब्रेन है, होती तो वो पन्नी है, और पन्नी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। ऐसे ही हमारे नेचुरल शरीर के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है? अच्छा, कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कुछ उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल से निकलकर बाहर जाएगा, ये डिसीजन कर लेता है सेल मेम्ब्रेन।
कौन सा मटेरियल? कहने का मतलब कि अगर मैं अभी सांस ले रहा हूँ, देखिए यहाँ से आता है कुछ मेन पॉइंट कि हमने सांस लिया, क्या ये रेस्पिरेशन हो गया? कुछ बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन पहले ही पूछा था, आज की क्लास में नहीं, अपनी ऑफलाइन क्लास में अपने कोचिंग सेंटर में पूछा था शायद ये बात, कि क्या हमने सांस लिया वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया? तो आज मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, सांस लेने का मतलब हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन ब्लड में जा करके मिक्स हुआ, ब्लड ने उसे कैप्चर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन बना लिया, है ना? फिर क्या हुआ, वो नलियों से पास होता हुआ, यहाँ से नलियों से पास होता हुआ गया कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन के गेट पर, खटखटाया, टक 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 टक, गेट खोलो। सेल मेम्ब्रेन बोलता है क्या है बात बताओ, कह रहा है ऑक्सीजन ले लो। तो सेल मेम्ब्रेन ने कहा क्यों, मैं क्या करूंगी ऑक्सीजन का, है ना? तो बोल रहा है वो जो अभिश्री है ना, उसको बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तुम ऑक्सीजन लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे इसके शरीर में पहुंचा दो, जहां जहां भी इसको जरूरत है ना? तो इसने क्या किया, जैसे ही गेट खटखटाया, इसने उस ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन अपने अंदर इसने माइटोकॉन्ड्रिया रख रखा है, ठीक है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? एक मिनट, बच्चे मैसेज कर रहे अच्छा है, स्माइली। अच्छा, हाँ, तो गेट खटाया, टक 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 टक, अब गेट खुला। गेट खुलने के साथ ही क्या हुआ, वहां पर उसने कहा कि ऑक्सीजन ले लो, तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और अभिश्री को बोलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको दे दो। तो इसने क्या किया, सेल ने कहा ठीक है तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारी एंट्री यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। इसने क्या किया, उस ऑक्सीजन को लिया और माइटोकॉन्ड्रिया से इसने रेस्पिरेशन किया। अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पिरेशन कैसे? तो इसने जो सांस लिया उसमें था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर में एंट्री कर गया, है ना? एंट्री करने के बाद हमने जो खाना खाया था वो खाना ऑलरेडी क्या था, ग्लूकोज फॉर्म में बना करके रखा हुआ था। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, उस ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में हमने कन्वर्ट किया था, ये उसे एटीपी के रूप में, मतलब एटीपी के फॉर्म में हमें प्रोड्यूस कर देता है ना? ये टर्म जो बीच बीच में आते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, है ना, इन सब चीजों को अभी आप सुनते रहिए, आगे मैं इन सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा। बस आप अभी इतना जानिए, मैं थोड़ा सा और शॉर्टेस्ट वे में चलता हूँ। जैसे ही ऑक्सीजन मेम्ब्रेन के अंदर में जाता है तो सेल के अंदर में, अब वो इसकी एंट्री हो गई सेल के अंदर में, सेल के अंदर में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है, अब वो हमारा एटीपी हमें देता है, एनर्जी क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में देता है। जिस किसी को भी एटीपी का फुल फॉर्म पता होगा वो मुझे बता देना, बट अभी नहीं, बिल्कुल, अच्छा ठीक है, अभी मैसेज कर देना जिस किसी को भी पता होगा तो। हाँ, तो वो क्या करता है, हमें एटीपी देता है, फिर हम एनर्जाइज हो जाते हैं। पता चला कितना खतरनाक ये स्ट्रक्चर है, कितनी छोटी सी कंपोनेंट में कैसे। भाई साहब आप कह रहे हो कि यस हम तो ह्यूमन बींग है, हम कुछ भी कर सकते हैं, दूध के अंदर भी, दूध की पैकेट में मार देंगे पिन, दूध निकल के बाहर आ गया, मैंने कहा निकाल दिया भाई साहब बाहर, अब उसे अंदर करके दिखाओ, उसी छेद से अंदर करके दिखाओ, हैं? इंसान हो ना, कुछ भी कर सकते हो। दूध को निकाल दिया पिन मार के बाहर, अब डाल के दिखाओ उसी छेद से अंदर, नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये नेचुरल जो थिंग्स है हमारे बॉडी के अंदर, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी अपने आप से करती है ना? उस मेम्ब्रेन से जो चीज मैंने स्टार्टिंग में कहा, अंदर भी जाने का रास्ता है, बाहर भी आने का रास्ता है। और सोचो, अंदर में ये पूरा का पूरा जो है लिक्विड मटेरियल में हुआ है, वो दूध जो है अगर कहीं से छेद पाएगा तो बाहर तो फट से निकल जाएगा, लेकिन क्या बाहर से अंदर उसी छेद से वापस आ सकता है? ह्यूमन बींग्स हो, इंसान हो ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, डाल के दिखा दो उसी छेद से वापस, जी नहीं जाएगा, है ना? क्या करते हैं फिर? इसका मतलब अब आपको ये समझना है कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा सेल जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, खांसी बहुत आ रही है। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए, मैंने कहा इस पूरे के पूरे मेम्ब्रेन का क्या काम था कि कौन सा मटेरियल अंदर आए, जब एटीपी हमें मिला तब जाकर के हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमने सांस लिया, सांस लेना तो बस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन तब हुआ जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दिया, तब जाकर के रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। बच्चों ये बात सबको अच्छे से समझ में आई? क्या अब बताओ, सांस लेना ही रेस्पिरेशन है या सांस लेना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है? बताओ जल्दी से। हम्म
अर्पिता, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ बहुत सही। एटीपी का फुल फॉर्म इन्होंने बताया। चलो ठीक है, ये बात क्लियर। मेरे ख्याल से आज पहली बार आप लोग मुझे बायो पढ़ाते हुए देख रहे हो, है ना? चलो ठीक है, हर चीज देख ही रखा था, इंग्लिश ग्रामर देखा था और मैथ देखा था, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ देख चुके हैं बच्चे, आज पहली बार ये भी देखने का चांस था, तो वो भी देख लो, है ना? और इसे मैं काफी इंटरेस्ट के साथ हमेशा, और वैसे सभी चीज इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ, बट इस टॉपिक को यानी बायो को मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं सेल वॉल। तो हमने पढ़ लिया सेल वॉल क्या होता है, इसका काम क्या है, ये हमने देख लिया। आओ चले नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो किसी ने यहाँ पर चालू कर दिया अपना कारीगरी, ये तो मैंने बंद कर रखा है, फिर भी पता नहीं कैसे, रुको कोई बात नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं क्या सेल कंपोनेंट। मैंने बताया इसमें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या था, ये देखिए, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल वॉल ईच सेल। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये सेल के बिल्कुल बाहर बाहर का ही एरिया होता है, जिसके अंदर वो सारा का सारा माल मसाला भरा होता है। फिर कह रहे हैं प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स। कहने का मतलब ये हम में, आप में, कुत्ते बिल्ली सब में मिलते हैं, एज वेल एज पेड़ पौधे में भी मिलते हैं। कौन? सेल मेम्ब्रेन, है ना? कहाँ कहाँ मिलते हैं? अच्छा, और कह रहे हैं मेकअप ऑफ, इसे याद करना होगा आपको कि ये लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इसमें पाए जाते, बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन? लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इसका फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा इसका निर्धारण कौन करता है? यही सेल मेम्ब्रेन करता है। क्या सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो मैं सेल वॉल पर चलना चाहूंगा। बच्चों फटाक से बताओ, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक अच्छे से क्लियर है? यस सर, यस सर, मजा आ रहा है पढ़ने में? अंशिका जायसवाल बहुत बढ़िया, हाँ ब्रेथ करना प्रोसेस है ना कि रेस्पिरेशन, बहुत सही। चलो ठीक है, अब चलते हैं सेल वॉल। देखो आज मैं बस यही दो टॉपिक लेके चलूंगा, है ना? चलते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल की कहानी को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताऊं। जो हमारे माइकल जैक्सन थे, उनको डर था कि हम कभी मतलब मैं मर जाऊंगा, तो वो क्या करते थे, अपने साथ हमेशा पूरी की पूरी मेडिकल साइंस को लेकर चलते थे। उन्हें जिस भी बॉडी में जिस भी चीज की कमी होती थी, थोड़ा सा आप तेज चलना चाहूंगा, 10 मिनट बचे हैं, तो बॉडी में जिस भी चीज की कमी होती थी उनके डॉक्टर्स उनका हमेशा चेक करते हुए और उन्हें टाइम टू टाइम वो चीज प्रोवाइड कर देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था कि वो सोचते थे कि हमारे अंदर अगर कोई भी सेल डैमेज हुई, तुरंत उसको रिपेयर कर दो, तुरंत जो है हमें, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, ना मैं बूढ़ा होऊंगा, ना मैं कभी मरूंगा। ऐसा माइकल जैक्सन का सोचना था। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही कम एज में वो चल बसे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नेचुरल थिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो नेचुरलिटी है कि आपको बूढ़ा होना है, आपको एक ना एक दिन मरना है। बट माइकल जैक्सन सोचते थे कि नहीं, मैं कभी मरूं ना। आप समझते हो, किसी अमीरी और गरीबी की बात को छोड़ दो, आप ये समझो कि आप खुद में कितने इंपॉर्टेंट हो, है ना? आपको कोई दुनिया का अमीर से अमीर आदमी कह दे कि मैं आपके जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति बना दूंगा, भाई साहब ये इम्पॉसिबल है, आप भूल जाओ, हमारे जैसा कोई आप दूसरा आदमी बना दोगे। आप अपने आप को अमीरी गरीबी लेके चल लो, छोड़ो इन सब बातों को। आप ये सोचो कि अगर विलियम, जिनको आप जानते हो, आप अपने आप को लाइफ सोचो मत, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन्हें आप जानते हो, ऐसे लोग जैसे कि विलियम ग्रेट्स वगैरह हो गए, है ना, टाटा अंबानी हो गए, इन लोग को अगर आप सोचो कि इनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, इनके पास इतना पैसा है, तो ये भी कुछ ऐसा ही कर ले जिसके थ्रू ये सालों साल चलते रह जाए, है ना, कभी मरे ही ना। तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है ना? चलो ठीक है, अब इसी के सीक्वेंस में आगे चलते हैं। वो माइकल जैक्सन ने अपना पूरा इतना सब कुछ चेंज करा लिया। पता है, वो पैदा काला हुआ था, लेकिन वो अपने आप को गोरे में कन्वर्ट करा लिया। क्यों? क्योंकि काला गोरा, आवाज मीठी पतली, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे जीन पर, है ना? यानी सेल से ही सारा का सारा रिलेशन होता है। तो उन्होंने वो सब कुछ चेंज करा दिया जो कि उन्हें नहीं पसंद थे, है ना? लेकिन फिर भी बहुत ही कम एज में, मुश्किल से 25 साल की एज में वो चल बसे थे। लेकिन दुनिया आज भी उनका नाम लेती है। ठीक है, आओ चलते इसी तरीके से सेल वॉल, क्योंकि टाइम कम बचा है, अब मैं चाहूंगा सेल वॉल पर ही खत्म करना, बट सेल वॉल देख लो। देखो होता क्या है ना, हम लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे, उसमें क्या हुआ करता था कि हमारे पास, हमने ये जो दूध की पैकेट देखी है ना, इसी तरीके से अगर हम घी लेके आते हैं, बहुत अमीरी के साथ जाते हैं दुकान पर, और घी को हम क्या करते हैं,
एक ऐसे डब्बे में देखते हैं, घी कभी पाउच में नहीं मिलता, उसे चाहे चाहे जैसे मोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं होता। घी एक डब्बे में मिलता है, और इस डब्बे के अंदर आप देखते होगे एक स्लेटी कलर मतलब चमकीली चमकीली पॉलिथीन होता है। आप उस पॉलिथीन को समझो कि वो मेम्ब्रेन है, और जो उसके बाहर का लेयर होता है जो उस मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। मजा आया समझ के? वो जो पूरा का पूरा आउटर लोड जो कागज वाला जो सब्सटेंस होता है ना, वो एज ए काम कर रहा है सेल वॉल, और जो उसके अंदर में वो पॉलिथीन लगी हुई है उसे बोलते हैं सेल, क्या सेल, मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब कि सेल और सेल वॉल तो एक तरफ हो गए, और सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल और सेल मेम्ब्रेन तो एक तरफ हो गए, और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एक तरफ हो गए। ऐसा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के दो तरीके हमें दिखते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन विद सेल वॉल, और एक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। कहने अब बात आती है कि ये मिलते कहाँ हैं। तो देखिए जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सब में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलते हैं। मैं आप, हाथी, घोड़ा, कुत्ती, बिल्ला, सब कुछ सब जगह क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती है। बात समझ में आ गई इतनी? बात करते हैं सेल वॉल में क्या क्या होता है। आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, फिर कहते हैं प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर बाहर इसकी कवरिंग होती है। अब आपको समझ में आता होगा क्या बाहर बाहर कवरिंग हो रही है। वो घी का मटेरियल अंदर, उसके बाहर वही मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो मेम्ब्रेन को शेप देने का काम करता है उसे ही हम बोलते हैं सेल वॉल। फिर कह रहे हैं मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोटीन। तो कह रहे हैं सर इसमें डिफरेंस क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोटीन से मिलकर के ये बना हुआ है, और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर के बना हुआ था, मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ये जितने भी चीज है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रेक्टिन, ये सब कुछ क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन आएगा, ये सब कुछ क्या होता है, ये सारे के सारे हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो स्लाइड में मैंने दे रखा होगा, है ना, इसको आप लोग ध्यान से चलिएगा। स्मॉल वहां मैंने लिखा था, यहाँ स्मॉल नहीं लिखा है, उसका डिफरेंस बताया मैंने कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, ये सब के सब में क्या पाए जाते हैं, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कहते हैं ये हायर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाले एलिमेंट्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स बने होते हैं, अरे सेल मेम्ब्रेन जिससे बना होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस? ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है ना। फिर कह रहे हैं इट हेल्प्स टू से स्टे इन शेप, कह रहे हैं सेल को क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है। पूरा का पूरा टॉपिक हो गया फिनिश। आज आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊं, काफी इंटरेस्टिंग है, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आज की क्लास छोटी सी क्लास थी लेकिन मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग क्लास थी, मजा आ गया होगा। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस समझ करके, है ना। अभी ये वीडियो जो है 4 मिनट बचा हुआ है, इसमें ये खत्म होगा, मैं दोबारा से आऊंगा, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन करने में बच्चों भाग मत जाया करो, है ना, क्योंकि मैं मेहनत करके पढ़ाता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, टाइम लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग सच में नॉलेज गेन हुई कि नहीं हुई, बस उसी का टेस्ट करने के लिए आता हूँ। नहीं आता है कोई बात नहीं, दोबारा से अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन डर करके भाग जाओ, मैदान में उतरो ही ना, तो ये गलत बात है ना। अच्छा आगे की स्लाइड थोड़ा सा देख लो, क्या क्या है कुछ खास। ये देखिए न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म गोल्जी, इसके अंदर जो भी पूरा माल मसाला है अंदर में ना, इन सबको एक एक करके हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जितने ही माल मसाला है। माल मसाला मैं किसको बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, है ना, राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, ये सब कुछ को आगे आपको स्लाइड में दिखा दूं। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिसाइड्स है, ये सारा का सारा हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास होगी, इसी में सारा सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो एक बार अब 3 मिनट बचा हुआ है, मैं चलता हूँ, वीडियो को ऑफ करके फिर दोबारा से आता हूँ, और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन देखते हैं क्या हो सकता है आगे। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये वीडियो सेव होने में ना मेरे ख्याल से 10 मिनट लेगा ये, या फिर 8 मिनट लेता ही लेता है, तो वीडियो सेव होने में टाइम लगेगा।
तो 10-8 मिनट के बाद आऊंगा दोबारा से, ठीक है? जितने भी लोग हो, 1 मिनट में एक काम करता हूँ, नाम लेके बोलता हूँ आज। साक्षी रावत, आदित्य पांडे, आलोक कुमार, अनय मंडल, अंशिका जायसवाल, अर्पिता, आर्यन राव, अनवी ब्यूटी, जानवी पांडे, कृष्णकांत पटेल और महक पांडे, प्रांजल सैनी, प्रांशु सैनी, इतने सबके सब लोग मुझे वापस से मिलने चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है फिर।